चलिए। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित अभी तक जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ये बहुत सारे प्रदूषण से संबंधित अभी तक आपको क्लासेस दी गई हैं। इसी क्रम में एक जो इम्पोर्टेंट प्रदूषण बचता है वो इम्पोर्टेंट प्रदूषण है मृदा प्रदूषण। तो आज के लेक्चर में जो बात होगी वो मृदा प्रदूषण के बारे में होगी। शेष समय यदि बचता है तो आगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो आज का जो वीडियो है आज का उसमें क्या क्या आपको मृदा पूरा का पूरा मृदा प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण। तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो मृदा होती है वो स्वस्थ मृदा किसे कहते हैं। मृदा से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो पहले पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको मृदा का प्रदूषण किन किन कारकों से होता है, क्या उसका प्रभाव होता है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, पूरी वार्तालाप आपसे होगी। इसी क्रम में यदि समय बचता है तो इसी क्रम में जो अंतरिक्ष कचरा है, अंतरिक्ष कचरा की बात होगी। इसी क्रम में अवशिष्ट प्रबंधन की कौन कौन सी विधियां हैं, अवशिष्ट प्रबंधन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में वार्तालाप होगी। इसी क्रम में जो ई कचरा है, ई कचरा क्या होता है, कैसे इसका निराकरण किया जाए। इसी क्रम में आगे बेसल एक समझौता है, बेसल समझौता जो ई कचरा से संबंधित है, बेसल समझौता 1992 में हुआ था। इसी क्रम में आगे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्रबंधन से संबंधित क्या क्या है वो आज की वीडियो में इतनी सारी वार्तालाप किन टॉपिक्स पर आपसे पूरी वार्तालाप की जाएगी। तो पहले तो मृदा प्रदूषण, अंतरिक्ष कचरा, अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं, ई कचरा क्या होता है, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाए, और जो बेसल जो समझौता है वो है क्या, जो 1992 में हुआ था। प्लास्टिक से संबंधित जो भी प्रोसेस हैं वो सब पूरे प्लास्टिक से संबंधित आपको पूरी प्रोसेस दी जाएगी। कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं प्लास्टिक से संबंधित, ई कचरा से संबंधित कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इन सब के बारे में आपसे वार्तालाप आज का जो लेक्चर है इसमें होगी। तो जो पहला है, जो क्रम जो शुरुआत करनी है वो मृदा प्रदूषण से करनी है, लेकिन हमें इसी वीडियो में अन्य टॉपिक्स भी हैं, इन टॉपिक्स पर भी हमें वार्तालाप करनी है। तो आइएगा इसी क्रम में जो पहला जो टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण। तो पहले हमने आपसे कहा है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मतलब मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मृदा परिच्छेद का है क्या, मृदा से संबंधित कुछ शब्दावली है, ठीक है, जैसे विनिक्षेपण क्षेत्र है, कैल्सिफिकेशन है, और जो लेटराइजेशन है। मृदा अपरदन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसी क्रम में आगे फिर आपको मृदा प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, और इसी क्रम में आगे फिर जो कि मृदा का प्रदूषण कैसे कैसे होता है। तो मृदा से संबंधित क्या क्या आपको जानना है। तो मृदा से संबंधित देखिएगा, मृदा की पहले तो हमें जाननी क्या है, परिभाषा मृदा होती क्या है।
मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और कारक में क्या आएगा? निर्माणकारी प्रक्रिया, ठीक, कारक में आ जाएंगे। ठीक है, इसी में जलवायु वो आ जाएगा, इसमें सक्रिय निष्क्रिय कारक वगैरह आ जाएंगे। फिर मृदा की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को हमें जानना है। और जो कैल्सिफिकेशन है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, लेटराइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन क्या होता है। फिर इसी क्रम में चूंकि और भी होंगे, विनिक्षेपण क्षेत्र क्या है, और नीचे की ओर जो पोषक तत्वों का जो रिसाव होता है वो क्या है, अपक्षालन क्या है। तो इसी में लेटराइजेशन हुआ, विनिक्षेपण क्या होता है ये जानना है। अपक्षालन क्या होता है ये जानना है। इसी क्रम में मृदा के कौन कौन से कितने प्रकार के अपरदन होते हैं वो अपरदन आपको जानना है। फिर इसी क्रम में मृदा प्रदूषण के चूंकि जो मुख्य रूप से कारक होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो स्रोत हमें जानना है, इसका प्रभाव हमें जानना है, और फिर नियंत्रण के हमें उपाय जानना है। ठीक है, तो इतने जो टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स आपको जो सॉइल है, तो क्योंकि प्रदूषण तो केवल प्रदूषण का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ये केवल प्रदूषण का टॉपिक है, लेकिन मृदा के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी लेनी है, तब जाकर के हम मृदा का प्रदूषण समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में आइएगा। तो पहले जो डेफिनीशन है, तो पहले आप डेफिनीशन को नोट कर लीजिएगा। डेफिनीशन है तो क्या आपको लिखना होगी, तो डेफिनीशन को नोट कर लीजिएगा। डेफिनीशन को नोट करिएगा, परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा, स्थलमंडल के सबसे ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह परत जिसमें चट्टानी चूर्ण, जल, वायु, जीवाणु एवं जीवांश पाए जाते हैं, मिट्टी कहलाती है। स्पीड से फिर से बोल रहे हैं। स्थलमंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह परत जिसमें चट्टानी चूर्ण, जल, वायु, जीवाणु एवं जीवांश पाए जाते हैं, मिट्टी कहलाती है। तो जीवांश पाए जाते हैं, मिट्टी कहलाती है। तो ये हो गया है, पहला शब्द हो गया है ये परिभाषा, आपको दे दी है। तो परिभाषा हमने आपको लिखवा दी है कि मिट्टी किसे कहा जाता है। साधारण रूप में यदि कहा जाए कि 2 से 2.5 फुट की पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है 2 से 2.5 फुट की, जिसकी उल्टा पलटी प्लाउ जिसकी उल्टा पलटी की जाती है उसे ही मिट्टी कहा जाता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यानी कि पृथ्वी की सतह की जो ऊपरी 2 से 2.5 फुट की जो परत है
उसी को ही मिट्टी जिसकी उल्टा पलटी होती है, उल्टा पलटी, उसी को मिट्टी कहा जाता है। साधारण रूप में इसकी डेफिनेशन ये है। अब आइएगा कि मृदा मृदा का जो निर्माण है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को हमें पहले समझना है। तो कारक दो ही प्रकार के होते हैं। एक कारक तो है सक्रिय कारक, और जो दूसरा कारक है वो है निष्क्रिय कारक या निष्क्रिय कारक। ये कारक दो प्रकार के हैं। यानी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है, दो ही कारक हैं, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। अब यदि हम सक्रिय कारकों की बात करें तो सक्रिय कारकों के अंतर्गत ताप और वर्षा, ये दो सक्रिय कारक हैं। तो ताप और वर्षा मृदा निर्माणकारी प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ये सक्रिय कारक हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा, वो प्रभाव हमें समझना है। यानी कि जिस किसी क्षेत्र में वर्षा और ताप अधिक होगा, वर्षा और ताप की मात्रा यदि किसी क्षेत्र में अधिक है तो उस क्षेत्र में होगा क्या कि उस क्षेत्र में ताप और वर्षा अधिक है तो उस क्षेत्र में होगा क्या कि उस क्षेत्र में, चूंकि ताप और वर्षा वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दो मोस्ट कारक हैं, इंपॉर्टेंट कारक हैं। यानी कि जिस किसी क्षेत्र में ताप और वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्र में सघन सदाबहार वनस्पति का विकास होता है। तो ताप और वर्षा अधिक हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं वनस्पति की सघनता अधिक पाई जाएगी। जब वनस्पति की सघनता अधिक होगी तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी कैसे होगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होगी। जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस की मात्रा भी कैसे होगी, ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होगी। जब ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी की जो उर्वरता है, ठीक है, उस उर्वरता में क्या आएगी, यह उर्वरता अधिक होगी, ये उर्वरता अधिक होगी, उर्वरता अधिक होगी। तो ताप और वर्षा का प्रभाव है। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि ताप और वर्षा अधिक है तो देखिएगा भौतिक, और रासायनिक प्रक्रिया का दर अधिक होगा। जब प्रक्रिया का दर अधिक होगा तो मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रम होगा वो भी अधिक होगा। तो जो परतें हैं, परतों का विकास होगा, मतलब परतों का विकास ठीक से होगा। जब परतों का विकास ठीक से होगा तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी। ये प्रभाव है किसका, सक्रिय कारकों के प्रभाव से मिट्टी की जो उर्वरता होती है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अब दूसरी तरफ आएंगे। दूसरी तरफ क्या है
निष्क्रिय कारकों का प्रभाव है। निष्क्रिय कारकों के प्रभाव में मोस्टली 3 कारक आते हैं। पहला कारक तो है पैतृक चट्टान। पैतृक चट्टान पहला कारक है। जो दूसरा कारक है वो है उच्चावच, और जो तीसरा कारक है वो है इम्पोर्टेंट है समय। ये 3 जो कारक हैं वो 3 कारक निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो सक्रिय कारकों में ताप और वर्षा, जबकि निष्क्रिय कारकों में पैतृक चट्टान, उच्चावच और समय। ये जो 3 कारक हैं वो 3 कारक निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब इन कारकों के बारे में हमें एक एक करके वार्तालाप करनी है। तो ये जो मृदा प्रदूषण से पहले जो हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं, ये टॉपिक आप समझ जाएंगे। तो ये टॉपिक चूँकि समझना जरूरी है, तब जाकर के आप मृदा प्रदूषण को, मृदा कौन कौन से स्रोत हैं, क्या प्रभाव है और नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, तब जाकर के आप मृदा प्रदूषण को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। और जो मिट्टी का जो टॉपिक है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्रम में जो सक्रिय कारकों के प्रभाव के अलावा जो निष्क्रिय कारक हैं, इन निष्क्रिय कारकों में हमें मोस्टली एक एक करके हमें समझना है। अब जो पहला कारक है, पहले कारक के अंतर्गत चलिए, जो पहला कारक है वो है पैतृक चट्टान। पैतृक चट्टान, पैतृक चट्टान 2 ही पाई जाती हैं या 2 ही प्रकार के होते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई थी, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी उस समय जो पृथ्वी थी वो द्रव अवस्था में थी, अत्यधिक गर्म तप्त लावा के रूप में थी। धीमे धीमे करके पृथ्वी की जो बाहरी सतह है धीमे धीमे करके ठंडी हुई, और ठंडी होकर के जो पृथ्वी की जो बाहरी जो परत जो बनी, वो जो ठोस पिंड बना लावा के ठंडा होने से, वो जो ठोस पिंड बना उसी को नाम देंगे चट्टान। अब चूँकि जो चट्टान है, लावा 2 प्रकार का होता है। यदि लावा चूँकि जो होता है तो उसको समझ लीजिएगा, जैसे ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ध्यान रखना, इसको गोल नहीं बना है, ऐसे बना दिया है, ऐसे ही थी, मतलब ये अर्थ है, ठीक है। अब ये बाहरी परत, ये बाहरी परत ऐसे करके ये ठंडी हुई है, ये बाहरी परत ठंडी हुई। तो जो लावा है, जिस किसी क्षेत्र में लावा चूंकि 2 ही प्रकार का होता है, या तो लावा अम्लीय होगा या फिर लावा क्षारीय होगा। यदि अम्लीय लावा होगा तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होगा, ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होगा। अब यदि क्षारीय लावा है तो वहाँ पर बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा, बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा। तो इसका मतलब है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी पर जब पहली चट्टानें बनी तो 2 ही प्रकार की चट्टानें बनी, या तो ग्रेनाइट किसी क्षेत्र में चट्टान होगी
या फिर किसी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान होगी। तो चट्टानें चूँकि दो ही प्रकार की पाई जाती हैं, या तो ग्रेनाइट चट्टानें होंगी या फिर बेसाल्ट चट्टानें होंगी। तो जिस किसी क्षेत्र में अब ये जो चट्टानें बन गई हैं, इन चट्टानों पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पहले अपक्षयन की प्रक्रिया होगी, पहले अपक्षय होगा, अपक्षय के बाद फिर अपर्दन होगा, और अपर्दन किसका होगा? चट्टान चूर्ण का अपर्दन होगा, चट्टान चूर्ण का अपर्दन होगा। ठीक है। अब जैसा चट्टानी चूर्ण होगा, अब यदि किसी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान है तो ग्रेनाइट चट्टान चूर्ण प्राप्त होगा। तो जो मिट्टी होगी या जो मृदा होगी वो लाल पीली मिट्टी का विकास होगा, या लाल पीली मृदा बनेगी। अब जिस किसी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान होगी, उसी क्षेत्र में यदि चट्टानी चूर्ण प्राप्त हो रहा है, फिर चट्टानी चूर्ण के साथ साथ में जल, जीवांश, जीवाश्म या बैक्टीरिया वगैरह उसमें शामिल होते हैं। तो अब जिस किसी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान है, तो बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का विकास होता है। तो यदि किसी क्षेत्र में जो बेसाल्ट चट्टान है तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। जब किसी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान है तो वहाँ पर लाल या पीली मिट्टी का निर्माण होगा। ये चूँकि दोनों ही स्थानिक मृदाएं हैं, लाल पीली या जो काली, तो क्या है ये स्थानिक जोनल सॉइल है, स्थानिक मृदा या जोनल सॉइल के ये एग्जाम्पल हैं, ये और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? जोनल सॉइल के एग्जाम्पल हो गए। मतलब जिस किसी क्षेत्र में जैसी चट्टानें होंगी उसी प्रकार का चट्टानी चूर्ण प्राप्त होगा। जिस प्रकार का चट्टानी चूर्ण प्राप्त होगा वैसे ही मिट्टी का विकास होगा। ठीक है। तो ये प्रभाव किसका है? पैतृक चट्टान जिस क्षेत्र में होगी, तो जो पैतृक चट्टान है वो क्योंकि आपको डायग्राम के माध्यम से बता ही दिया गया है, तो इसमें और विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अम्लीय लावा होगा तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा, क्षारीय लावा होगा तो काली मिट्टी का निर्माण होगा, बेसाल्ट चट्टान है तो काली मिट्टी का निर्माण होगा, ग्रेनाइट चट्टान है तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा, स्थानिक सॉइल या स्थानिक मृदा का विकास या निर्माण होगा। ठीक। तो जो निष्क्रिय कारक थे, निष्क्रिय कारकों में पहला टॉपिक क्या है? पैतृक चट्टान। अब आइएगा, जो दूसरा कारक है वो निष्क्रिय कारकों के अंतर्गत ही है। दूसरा है उच्चावच। उच्चावच ऊंचे नीचे स्थान। ठीक। अब प्रक्रिया देखिएगा कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, उच्चावच का प्रभाव क्या रहता है। तो उच्चावच का प्रभाव देख लीजिएगा। देखिएगा, यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक, ये कोई पर्वत है। अब पर्वतीय क्षेत्र में देखिएगा क्या प्रक्रिया बनेगी।
वर्षा होगी, बादल, रेन, वर्षा होगी। अब यदि वर्षा होगी तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, ढाल, वर्षा होगी तो ये क्या है, ये ढाल है, तो ढाल प्रवणता कैसी होगी, ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता अधिक होगी। ये ढाल प्रवणता अधिक होगी। जब ढाल प्रवणता अधिक होगी तो जल का वेग, जल का वेग भी कैसा होगा, अधिक होगा। वेग अधिक होगा तो जल का बहाव भी कैसा होगा, बहाव भी अधिक होगा। जब बहाव अधिक होगा तो कटाव भी कैसा होगा, कटाव भी अधिक होगा। ढाल प्रवणता अधिक है, प्रवणता अधिक है तो जल का वेग कैसा होगा, अधिक होगा। वेग अधिक होगा तो जल का बहाव भी अधिक होगा। जब जल का बहाव अधिक होगा तो कटाव भी कैसा होगा, अधिक होगा। जब कटाव अधिक होगा, ये कटाव, कटाव अधिक होगा तो मिट्टी की मोटाई या परत की मोटाई, परत की मोटाई कम होगी। जब परत की मोटाई कम होगी तो आर्द्रता कैसी होगी, आर्द्रता भी कम होगी। आर्द्रता कम होगी तो उर्वरता भी कैसी हो जाएगी, उर्वरता भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ आएंगे, कटाव अधिक होगा जब वेग ज़्यादा है, मतलब बहाव ज़्यादा है, वेग, जल का वेग ज़्यादा है तो क्या होगा, वर्षा होगी, तेजी से जो जल है वो बह जाएगा, अधिक वेग के कारण बह जाएगा। तो अब जो नीचे की परतों में जो जल का रिसाव है, नीचे की परतों में जो जल का रिसाव है, जल का रिसाव हो जाएगा, उसको कहा जाता है अंतःस्पंदन का दर। अंतःस्पंदन दर कैसी हो जाएगी, कम। नीचे यदि हम ऊपर तीर का चिन्ह लगाएं तो इसका मतलब होता है वृद्धि या बढ़ा हुआ, और नीचे तीर का चिन्ह लगाएं तो इसका मतलब होता है कमी या निम्नीकरण। ठीक है, तो अंतःस्पंदन का दर कम, नीचे तीर का चिन्ह लगा है, दर कम होगा। जब दर कम होगा तो नीचे की परतों में जल का रिसाव, जल का रिसाव कम हो जाएगा, और जल का रिसाव कम हो जाएगा तो आर्द्रता, आर्द्रता कम हो जाएगी, और जैसी आर्द्रता कम होगी तो उर्वरता में कमी आ जाएगी। किसका प्रभाव है ये, उच्चावच का प्रभाव है। ठीक है, तो यदि उच्चावच का प्रभाव है तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसमें कमी आएगी। देख लीजिएगा एक बार डायग्राम को। ठीक, अब अवस्था है समय, जो निष्क्रिय कारकों में जो अगला जो कारक है वो है समय।
चलिए अगला भाग जो है वो समय को जान लेते हैं। तो समय में जब मिट्टी की जो परतें होती हैं, परतों का निर्माण ठीक तरीके से होता है तो जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो उर्वरता अधिक होती है। यदि निर्माणकारी जो संगठन है या जो परतों का संगठन है या वो ठीक तरीके से नहीं यदि होता है तो मिट्टी की उर्वरता कम होती है। जितना ज़्यादा समय लगेगा तो मिट्टी की परतों का निर्माण उतना ही अच्छा होगा। तो जितना अधिक समय लगेगा मिट्टी की परतें उतनी ही अच्छी विकसित होती हैं। तो अब हमें जो प्रोफाइल है, जो सॉइल प्रोफाइल है, उसको समझ लेना है। ये फसल या पेड़ है या फसल है, ये ह्यूमस है। ठीक, अब देखिएगा जो सॉइल प्रोफाइल है कैसे उसको डिवाइड किया जाता है। A0 यानी कि मृदा, A उपमृदा, B और C, B निक्षेपण क्षेत्र, B निक्षेपण क्षेत्र है। और जो D है वो आधारी चट्टान है। मतलब इस चट्टान के ऊपर, ये जो चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर मिट्टी की ये परतें हैं। तो परतें जो दिख रही हैं वो 4 दिख रही होंगी। A0 मैंने कहा था 2 से 2.5 फुट की गहराई वाला जो क्षेत्र है जिसकी उल्टा पलटी होती है, इसी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इसी में वृक्ष और मोस्टली जो फसलें होती हैं वो फसलों को इसी में उगाया जाता है। अब उसके नीचे वाली जो परत है उसको कहा जाता है उपमृदा, सबसॉइल। बी और सी क्षेत्र है, ये भी मिट्टी की परतें ही हैं। इन दोनों क्षेत्रों को एक विशेष नाम दिया जाता है, बी निक्षेपण क्षेत्र। और जो डी वाला जो पार्ट है, ये जो डी वाला पार्ट है इसको आधारी चट्टान। इस चट्टान के ऊपर इन परतों का निर्माण हुआ है। अब ये जो परतें हैं जितनी अत्यधिक विकसित होंगी और इनको विकसित होने में समय अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा तो जो मृदा की जो प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल है, उसका जो निर्माण है वो बहुत ही ठीक तरीके से होगा। तो जो ऐसी मृदा होती है उसकी उर्वरता अच्छी होती है, यानी कि उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जैसे आपको डायग्राम में बताया गया है, ये सॉइल प्रोफाइल है। तो जो निष्क्रिय कारकों के प्रभाव में पहला था पैतृक चट्टान, दूसरा उच्चावच और तीसरा समय। और जो समय है, समय में ये सॉइल प्रोफाइल है। और ये जो सॉइल प्रोफाइल है मृदा परिच्छेदिका या सॉइल, ये सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं A0, A, B, C और D, क्या इनके नाम हैं? ऑप्शन में ये नाम लिखे रहेंगे, या फिर ये ऑप्शन क्वेश्चन इससे बन सकता है, ऑप्शन में ये लिखे हो सकते हैं। तो प्रोफाइल को आपको ठीक से अध्ययन कर लेना है। तो ये सॉइल प्रोफाइल हो गई है। अब इसी क्रम में मृदा का निर्माण कैसे कैसे होता है, कौन कौन से कारक जो होते हैं उसे प्रभावित करते हैं। अब जो कुछ शब्दावली है उस शब्दावली इसी डायग्राम से संबंधित है, तो उन शब्दावली को और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है। तीन शब्दावली यहाँ पर प्रोफाइल से ही संबंधित है। अपक्षालन, विनिक्षेपण, केशिका क्रिया, ये तीन शब्द हैं। तीनों शब्दों को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पहला शब्द लिखो अपक्षालन। देखिए, मृदा के ऊपरी स्तर से पदार्थों का जल द्वारा घुले रूप में नीचे की परतों में या नीचे की ओर गमन करना अपक्षालन कहलाता है। यह प्रक्रिया आर्द्र जलवायु प्रदेश में अधिक होती है। अपक्षालन मतलब ऊपर की परतों का जो घुलनशील तत्व है, ठीक है, ऊपर की परतों से नीचे की परतों में रिसाव, ये नीचे की परतों में रिसाव, और इसी को ही नाम दिया जाता है अपक्षालन। ये अपक्षालन हो गया है, ठीक। और कैसे तत्व हैं ये? घुले रूप में है या घुलनशील है, ठीक। तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है अपक्षालन, ठीक। अब जो दूसरी शब्दावली है वो है विनिक्षेपण। विनिक्षेपण लिखे मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर से नीचे की ओर गतिशील पदार्थों का निचले स्तर में एकत्रित होना और जिस स्तर में यह एकत्रित होते हैं उसे विनिक्षेपण क्षेत्र
कहा जाता है तो एकत्रित पदार्थ, एकत्रित, बस इसी को कहा जाता है विनिक्षेपण क्षेत्र से नाम दिया जाता है। तो जो तत्व ऊपर से ये अपक्षालन के रूप में ऊपर से घुल घुल करके जल के साथ में नीचे की तरफ इनका रिसाव हो रहा है, अब ये जाकर के नीचे बी और सी जो क्षेत्र है इसमें जाकर के एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित हो जाने की प्रक्रिया या उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है विनिक्षेपण क्षेत्र से कहा जाता है। ठीक, आधारित चट्टान समझ गए होंगे। और अगली जो क्रिया है वो क्या है? केशिका क्रिया। केशिकत्व नाम सुना होगा, केशिकत्व। तो केशिकत्व के कारण मतलब केश के आकार के, बाल के आकार की नलियां होती हैं, तो उनके माध्यम से जल धीमे धीमे करके ऊपर की ओर आता है। तो जो ग्राउंड वाटर है, अंदर का जो जल है, वो केशिका क्रिया के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ता है और इसी को कहा जाता है केशिका क्रिया। तो भूमिगत जल का घुले पदार्थों का ऊपर की परतों की ओर स्थानांतरण। ठीक, अभी तो नीचे जा रहा था, अब जाना है ऊपर। ठीक, अब ये जल पदार्थ कहाँ जाना है? ऊपर जाना है और इसी को कहा जाता है केशिका क्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अब चूंकि जो दो प्रक्रियाएं हैं, कैल्सिफिकेशन एंड लेटराइजेशन, ये दो प्रोसेस हैं। ठीक है, तो दोनों प्रक्रियाओं को और समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं चलिए। सीधा सा चलिए। अब हमने आपको सॉइल प्रोफाइल बनाई होगी। यह क्रिया जो मोस्टली होती है उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में होती है। उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में ये मोस्टली जो क्रिया होती है उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों से संबंधित है। उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में लेटराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो घटित होती है। अब कैसे घटित होती है उस प्रोसेस को आपको समझना है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था सॉइल प्रोफाइल का, शॉर्ट में डायग्राम बना रहे हैं, अब बाकी का कुछ लिख नहीं रहे हैं। अब प्रक्रिया में देखिएगा, जो ऊपर की जो मृदा वाली जो परत है, ये जो मृदा है, इस मृदा में तत्व दो रूप में होंगे।
यहाँ जो तत्व होंगे वो मोस्टली कैसे होंगे, या तो वो घुलनशील होंगे, या फिर तत्व कैसे होंगे, अघुलनशील होंगे। ठीक, घुलनशील जो तत्व हैं या जो अघुलनशील तत्व हैं, घुलनशील तत्वों के अंतर्गत जो मोस्टली होंगे वो कैल्शियम हो गया है, फास्फेट हो गया है, या और भी कुछ होंगे। अघुलनशील या जो सिलिका हो गई है वो, अघुलनशील तत्वों में एल्युमिनियम या जो भी धातुएं होंगी, ये एल्युमिनियम और फेरस, ये अघुलनशील तत्वों के रूप में होंगे। अब प्रक्रिया क्या होगी कि आर्द्र, आर्द्र का मतलब होगा जहाँ वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, उष्ण में जहाँ पर तापमान अधिक होता है, तो जिस क्षेत्र में ताप और वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्र में लेटराइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। कैसे होगी, बार बार वर्षा होगी तो जो घुलनशील तत्व हैं ये, ठीक है, ये घुलनशील तत्वों का रिसाव कहाँ हो जाएगा, नीचे की परतों में हो जाएगा। मतलब इसमें कैल्शियम, फास्फेट, सिलिका की जो मात्रा होगी वो ऊपर की जो मिट्टी से घुल घुल करके या जल के साथ में घुल करके नीचे की परतों की ओर नीचे चले जाते हैं। तो बार बार ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो ऊपर की जो मृदा वाला क्षेत्र है उसमें इन तत्वों की कमी हो जाएगी। लेकिन जो अघुलनशील तत्व हैं, ये जो अघुलनशील तत्व हैं इसमें एल्युमिनियम और लोहा, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी अधिकता। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये, इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है लेटराइजेशन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है। और ऐसी जो मृदा है उसमें किसकी अधिकता हो रही है, तो ऐसी मिट्टी को विशेष नाम दिया जाता है पैडल्फर, पैडल्फर। पैडल्फर से मतलब लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से होता है। और लेटराइट मिट्टी को लाल मिट्टी का ही दूसरा रूप होता है। तो जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का जो दूसरा रूप होता है उसे लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। तो लाल मिट्टी का दूसरा रूप क्या है, लैटेराइट मिट्टी है। अब ये जो इस मिट्टी का दूसरा नाम भी है पैडल्फर, इसमें किसकी अधिकता है, एल्युमिनियम और Fe मतलब लोहा की अधिकता है। पैड मीन्स पैडोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पैडोलॉजी। पैड Al एल्यूमिनियम, Fe फेरस मतलब लोहा। तो प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन समझ में आ गया होगा। उष्णकटिबंध, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में घटना घटती है। अब जो दूसरा टॉपिक है उसको और समझ लीजिएगा, जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसी का अपोजिट है। वो जो प्रक्रिया है वो है कैल्सिफिकेशन।
प्रक्रिया इसी से संबंधित है, इसी प्रोफाइल से। प्रक्रिया देखिएगा, कैल्सिफिकेशन। लेटराइजेशन प्रोसेस के जस्ट अपोजिट। लेटराइजेशन की प्रक्रिया का संबंध उष्ण और आर्द्र क्षेत्र से था, मतलब जहां वर्षा ज़्यादा हो रही थी। अब इसका जो संबंध है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों से संबंधित है। मरुस्थल या अर्धशुष्क क्षेत्रों से है। अर्धशुष्क या मरुस्थल का मतलब हो गया जहां पर वर्षा कम होती है। ठीक, ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल या अर्धशुष्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रक्रिया मरुस्थल या अर्धशुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। जो प्रोसेस लेटराइजेशन की हो रही थी उसमें ऊपर से नीचे की परतों की तरफ पदार्थों का या तत्वों का रिसाव था, घुलनशील तत्वों का था। अब इस प्रक्रिया में भी घुलनशील तत्वों का रिसाव ही होगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, इसका ये तना है, ब्रांच है, पत्तियां हैं, फूल है आगे। अब इसकी ये जो क्या है, ये रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं। ये मिट्टी होगी, मिट्टी में जल होगा, ठीक है, जल में खाने के लवण घुले होंगे। ठीक, ये प्रक्रिया समझ लीजिएगा। क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वर्षा तो कम हो ही रही है और ताप क्या रहता है, मरुस्थल है तो ताप अधिक रहता है। जब ताप अधिक होगा तो जो पत्तियां होती हैं, ताप अधिक होगा तो पत्तियों के माध्यम से जो बाष्पीकरण की या वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पत्तियों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। तो अभी जो पत्तियां होंगी, इन पत्तियों के माध्यम से जो जल होगा, H2O होगा, वो वाष्प के रूप में अधिक मात्रा में होगा। तो जो नीचे से जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई से जल का अवशोषण करती हैं और पत्तियों के माध्यम से उस जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तो अब जो नीचे से जो जल आया है उस समय जो यहाँ पर जो घुलनशील तत्व थे, कैल्शियम, फास्फेट, सिलिकॉन या जो भी हो घुलनशील, तो ये जो घुलनशील तत्व हैं इस जल के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। तो जल वाष्प बन करके उड़ जाता है, वायुमंडल में मिश्रित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पत्ती है, इस पत्ती में कैल्शियम, फास्फेट या जो सिलिकॉन है इनकी हो जाती है क्या, इनकी अधिकता हो जाती है, मतलब अधिक हो जाते हैं। समय अनुसार पत्तियां सूख करके, ये जो पत्तियां हैं सूख करके कहाँ करेंगी, ये नीचे जमीन में जाकर के या जमीन में जाकर के गिरेंगी। अब इनमें अधिकता किसकी हो गई थी, इन तत्वों की अधिकता हो गई थी। तो ये जाकर के मिट्टी, ये जो सॉइल है, इस मिट्टी में इन जो ये घुलनशील तत्व जो नीचे से खींच करके ऊपर ला रहे हैं, इनकी अधिकता हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको नाम दिया जाता है कैल्सिफिकेशन।
कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया। अब ये जो कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें जो एक मिट्टी बनती है उसका नाम है पैडोकल। पैडोकल। अब बाकी तो आपको समझा दिया गया है। पैडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। कैल्शियम, ये जो है इसको नाम देना है कैल्शियम है। तो कैल्शियम की होगी क्या, कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसे कैल्सिफिकेशन, और जो आगे की प्रक्रिया थी उसे लेटराइजेशन के नाम से जाना गया था। तो ये जो मिट्टी की जो उर्वरता है या उससे संबंधित या निर्माणकारी जो प्रक्रम है, उस प्रक्रम के अंतर्गत यहाँ तक आपको यानी कि आपको दिया गया है। इसी क्रम में मृदा के अपरदन और किस किस क्षेत्र में ये होते हैं, आगे जा कर के सॉइल जो पॉल्यूशन होगा उस पर डार्क टॉपिक पर आएंगे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। अपरदन, चलिए मृदा प्रदूषण में पहले मृदा का जो वर्गीकरण या जो मृदा से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो अपरदन को समझना है। अपरदन कितने प्रकार का होता है और फिर अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर डायरेक्ट आएंगे मृदा के प्रदूषण पर। तो पहले हमें अपरदन को समझना है। मृदा अपरदन, ठीक, अपरदन है। अपरदन में पहले तो हमें जानना है प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार, और फिर जानना है मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले अपरदन दर को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों को हमें जानना है। तो जो मृदा का जो अपरदन होता है वो मोस्टली 4 ही प्रकार का होता है। जलीय अपरदन, जलीय अपरदन, जलीय अपरदन, दूसरा वायवीय अपरदन, जो तीसरा है वो तटीय अपरदन, और जो चौथा है जो मोस्टली है वो सरिता अपरदन है, सरिता अपरदन। तो जो मृदा का जो अपरदन होता है वो 4 प्रकार से होता है। तो 4 प्रकार से मोस्टली इसका अपरदन है। हो गया है, 4 प्रकार का अपरदन होता है। जलीय अपरदन, वायवीय अपरदन, तटीय अपरदन और सरिता अपरदन। तो ये जो मृदा अपरदन के प्रकार हैं वो 4 प्रकार से हो गए हैं। जलीय अपरदन मीन्स से अत्यधिक वर्षा से जोड़ा जाएगा, यानी कि वर्षण का जो दर होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि वर्षा अधिक होगी तो जलीय अपरदन होगा वो ज़्यादा होगा। वायु यानी कि वायु की तीव्रता अधिक होगी तो वायवीय अपरदन अधिक होगा। तटीय अपरदन में भी मोस्टली क्योंकि वर्षा से इसको जोड़ा गया है, और जो सरिता मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, इनके माध्यम से जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका जो बहाव हो जाता है, उसी बहाव को ही कहा जाता है मृदा अपरदन के नाम से इसे जाना जाता है। मृदा अपरदन दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जो मृदा अपरदन के दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें जो नंबर 1 कारक है वो है जलवायवीय कारक है। जलवायवीय कारक, ये जो जलवायवीय कारक है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जलवायवीय कारक का मतलब होगा ताप यानी कि वर्षा, अवधि, तीव्रता यानी कि वर्षा, ताप, पवन, ये जलवायवीय कारकों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि वर्षा,
ताप और तीसरा पवन, ये जलवायुवीय कारकों के अंतर्गत ये आएंगे। तो यानी कि वर्षा अधिक होगी, जब वर्षा अधिक होगी तो अत्यधिक वर्षण से यानी कि वर्षण की तीव्रता होने से अत्यधिक मात्रा में जल बरसेगा, तो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है या ऊपरी सतह है, तो मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव हो जाएगा। तो ऊपरी सतह का बहाव मतलब बहाव ऊपरी सतह का ही करना है, चाहे वो वर्षा के द्वारा हो, चाहे वो ताप का प्रभाव हो, चाहे पवन का प्रभाव हो। इसमें मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव, तो मिट्टी की ऊपरी सतह के बहाव को ही कहा जाता है अपरदन। तो ये यदि जलवायु कारकों का प्रभाव अधिक है तो जलवायु कारकों के प्रभाव से जो मृदा का अपरदन होता है वो अधिक होता है। तो पहला हो गया है जलवायुवीय कारकों का प्रभाव हो जाएगा, ठीक, अपरदन के कारकों में। जो दूसरा है, दूसरी तरफ आइएगा, दर को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृतिक प्रभाव, जो नंबर 2 है वो स्थलाकृतिक प्रभाव है। अब जो स्थलाकृतिक प्रभाव होते हैं उसमें जो मोस्ट होता है वो ढाल प्रवणता, ढाल की लंबाई, ढाल की अभिमुखता, मतलब ढाल से इसको मोस्टली जोड़ा गया है, ढाल, ठीक, मतलब ढाल प्रवणता और ढाल अभिमुखता और जो तीसरा इसी में प्रभाव है ढाल की लंबाई, लंबाई से लिया गया है। इनकी जो जब किसी क्षेत्र में ढाल प्रवणता अधिक होगी, मतलब ढाल प्रवणता इनकी ढाल अधिक होगा तो जल के वेग या जल का वेग भी अधिक होगा। जब जल का वेग अधिक होगा तो जल का बहाव भी अधिक हो जाएगा। तो जब जल का बहाव अधिक होगा तो मिट्टी की जो परत है, कटाव, यानी कि मिट्टी की परत का कटाव जो होगा वो कटाव भी कैसा होगा, वो भी अधिक होगा। जब कटाव अधिक होगा तो जो मिट्टी की मोटाई है, मिट्टी की परत की जो मोटाई है वो मोटाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब मोटाई में कमी आएगी तो आर्द्रता में कमी आ जाएगी, ठीक, आर्द्रता में कमी, और जब आर्द्रता में कमी होगी तो उर्वरता में भी क्या आ जाएगी, उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। तो ये जो प्रभाव है वो प्रभाव किसका है, ढाल प्रवणता का है। इसी तरह से यदि हम अभिमुखता को देखें, अभिमुखता का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब पवन किस तरफ से आ रही है, पवन का जो बहाव है वो किस तरफ से पवन का बहाव हो रहा है या किस तरफ से पवन बह रही है, तो जिस तरफ से पवन आती है उसी को नाम दिया जाता है अभिमुखता। और यदि ढाल की लंबाई ज़्यादा है, अभिमुखता हो गया, ढाल की लंबाई ज़्यादा है तो प्रोसेस वही हो जाएगी, मिट्टी की जो मोटाई है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत दूर तक उसको कटाव करना पड़ेगा, तो कटाव अधिक हो जाएगा। तो जो दूसरा प्रभाव है वो क्या है, स्थलाकृतिक प्रभाव हो जाएगा। अब स्थलाकृतिक प्रभाव के अलावा जो तीसरा प्रभाव है नंबर 3 पर, या तीसरा प्रभाव देख लीजिए, मिट्टी की संरचना और गहनता। तो तीसरा प्रभाव है मिट्टी की संरचना और प्लस गहनता।
ये तीसरा प्रभाव हो जाएगा। चौथे प्रभाव में तो तीसरा प्रभाव है वो क्या है, मिट्टी की संरचना और गहनता है। अब जो तीसरा प्रभाव आएगा वनस्पति कारक। चौथा प्रभाव है वनस्पति कारक है। और जो पांचवा जो आएगा लास्ट में वो मानव जनित है। ये मानव जनित जो कारक है यही सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। तो अपरदन के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जो मोस्टली जो कारक जो आपको बताए गए हैं, पहला जलवायु कारक है। इतनी अत्यधिक हानि, मूल तत्वों में इतनी अधिक हानि नहीं होती है, जबकि जो मानव जनित कारक होते हैं, इन मानव जनित कारकों के प्रभाव, ये जो मानव जनित कारक है इसका प्रभाव अधिक रहता है। तो ये जो मानव जनित कारक हैं इनका प्रभाव अधिक होगा। तो अपरदन के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में 5 मोस्टली कारक थे। अब आइएगा लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट में चूँकि आपको समझना है प्रदूषण, तो अब जो प्रदूषण है, अब मोस्टली प्रदूषण पर आ जाते हैं। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत समझ लीजिएगा। स्रोत के अंतर्गत भौतिक कारक, अगला जो हो जाएगा भौतिक कारक के अलावा वायवीय कारक, जैविक कारक हो जाएगा, रासायनिक कारकों के अलावा जो नगरीकरण और औद्योगिकरण, प्लस औद्योगिकीकरण, कृषि अवशिष्ट और कृषि अवशिष्ट के अलावा जो मोस्टली और कारक हैं, अम्ल वर्षा, खनन से अवशिष्ट, इसी में जोड़ दीजिएगा। अम्ल वर्षा, कृषि अवशिष्ट के अलावा खनन अवशिष्ट, ये कारक हैं। इन कारकों के प्रभाव से मिट्टी का प्रदूषण जो होता है, मिट्टी के प्रदूषण के साथ साथ में जो होता है वो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो ये जो मोस्टली कारक हैं मिट्टी प्रदूषण के मुख्य स्रोत, और मुख्य स्रोत के अंतर्गत ये जो मुख्य स्रोत आपको बताए गए हैं, इन स्रोतों में भौतिक कारक हैं। भौतिक कारक का मतलब होगा मूल तत्वों में कमी आना, ठीक है। तो मूल तत्वों में कमी आना तो भौतिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। वायवीय कारकों के अंतर्गत जो वायवीय कारक हैं, वो वायवीय कारक का मतलब होगा कि जो मोस्टली हो जाएगा वो पवन का वेग से हो जाएगा। जैविक कारकों के अंतर्गत जो मोस्टली जो आ जाएंगे, मोस्टली जो जीव जंतु, वनस्पति जो कि यहाँ पर आया होगा यह वनस्पति। रासायनिक कारकों के अंतर्गत रसायन उर्वरक, कीटनाशक,
जैवनाशी, शाकनाशी, ठीक, ये सब जो कारक है वो रासायनिक कारकों का प्रभाव है। और ये आगे आपके जल प्रदूषण में भी आए होंगे, जल प्रदूषण में भी यही आए होंगे, ठीक है। मतलब ये रासायनिक हैं और इससे जो मोस्टली जो होगा, पहले तो होगा कौन सा, बाद में भूमिगत जल प्रदूषण होगा, भूमिगत जल प्रदूषण होगा, लेकिन उससे पहले सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये सॉइल पॉल्यूशन होगा। नगरीकरण, औद्योगिकरण, मतलब नगरीकरण और औद्योगिकरण से जो अवशिष्ट या प्रदूषित जल है, प्रदूषित जल, अभी जो प्रदूषित जल है ये जाकर के मिट्टी का प्रदूषण करेगा, मिट्टी प्रदूषण। अम्ल वर्षा होगी तो अम्ल वर्षा में HNO3, H2SO4, ये जो अम्ल वर्षा के रूप में होंगे तो इससे मिट्टी की क्या बढ़ जाएगी, अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी। कृषि अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट का मतलब इसी को जोड़ दीजिएगा, या खनन अवशिष्ट, खनन अवशिष्ट में कोयले का हो गया, ठीक है, कोयले का खनन हो जाएगा। या जो अन्य खनन होते हैं, उन अन्य खनन के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पहले जल में घुल करके और मिट्टी का प्रदूषण कर देते हैं, तो इस सॉइल पॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन सब का परिणाम क्या हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा या सॉइल पॉल्यूशन, इसका एक ही रिजल्ट निकलेगा। तो जो सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉइल पॉल्यूशन है वो पहले जल का प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण मतलब जल का प्रदूषण तो मिट्टी का प्रदूषण, और मिट्टी का प्रदूषण तो जल का प्रदूषण, एक दूसरे के ये पूरक हैं। हो गया, ठीक है। तो एट लास्ट में रिजल्ट निकला क्या, जो सॉइल पॉल्यूशन, और इससे पहले हम आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी दे ही चुके थे। तो अब एट लास्ट में ये जो टॉपिक है, एट लास्ट में जो कारक है, कारक के लास्ट में रहेगा नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण, ठीक है। अब नियंत्रण के उपाय में क्या क्या है, नियंत्रण के उपाय में मोस्टली जो आपको जानना है उसको नोट कर लीजिएगा एक एक करके, 1 2 3 4 5 से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उपाय में लिखिएगा, उर्वरक, खरपतवार, उर्वरक, खरपतवार और कीटनाशी का, उर्वरक, खरपतवार, कीटनाशी का प्रयोग एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, अवशिष्ट पदार्थों का, मतलब कृषि अवशिष्ट, खनन अवशिष्ट, अवशिष्ट पदार्थों का निपटान उचित विधियों के माध्यम से, उचित विधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट,
सर्विसेज प्रदान करना क्या है, निपटान करना है। अगला जो करना है जैसे DDT हुआ या BSc हुआ, ठीक, DDT या और BSc जैसे रसायनों को या रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जल निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। नेक्स्ट, पशु खाद और वृक्षारोपण गोबर और वृक्षारोपण का प्रयोग या वृक्षारोपण अधिक किया जाना चाहिए, हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट, वन कटाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट, फसल प्रबंधन को महत्व देना चाहिए। फसल प्रबंधन को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट, झूमिंग कृषि इम्पोर्टेंट है। झूमिंग कृषि पर मोस्टली भारत में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में मोस्टली नागालैंड वाला जो क्षेत्र है, नागालैंड वाला पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि ज़्यादा होती है।
विशेष नाम ही नाम दिया गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग कृषि ही नाम दिया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। मोस्टली ये जो कृषि होती है जनजातियों के माध्यम से अपनाई जाती है और ये पुरातन पद्धति भी है। तो झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।